नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सवय सिंह पुनः एक बार और आपका एनवीरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास के उत्कर्ष कड़ी के अंदर जो चीज़ पढ़ रहे हैं वह मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रमुख शासकों के बारे में। तो साथियों, हमने प्रमुख शासकों के अंदर जहीरुद्दीन बाबर, हुमायूं और अकबर की संपूर्ण जीवनी और ऐतिहासिक वृत्तांत पढ़ लिए, जिसके अंदर अकबर की नीतियां हैं, अकबर के विवाह है, अकबर के सैन्य अभियान हैं। इसके अलावा अकबर के प्रमुख कार्य और नवरत्नों के बारे में गहन विश्लेषण कर लिया। और साथियों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें, और पूरा देखोगे तभी जाकर आपके हर एक ऐतिहासिक चैप्टर से संपूर्ण जो तथ्य जो हैं, जो प्रश्न बनते हैं, अपने लिए टेढ़े प्रश्न बनते हैं, वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें। आगे शुरू करने जा रहे हैं हम मुगल काल या मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर के बारे में। जहांगीर उर्फ सलीम उर्फ सेखू बाबा इन्हें पुकारा जाता था। सेखू बाबा या सलीम जो नाम मिला है, ये अकबर के द्वारा इनका नाम दिया गया था। चूँकि अकबर जो बताए जाते हैं, इनके दो पुत्र ऑलरेडी बताए जाते हैं, जिनमें दानियाल और दूसरा पुत्र मुराद बताया जाता है। अब इनका अल्प आयु के अंदर अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण इनके लीवर वगैरह जो खराब हो गए थे, जिसके कारण इनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अकबर पुत्र विहीन हो जाता है और उसके बाद में शहजादे सलीम का जन्म होता है शेख सलीम चिश्ती की कुटिया और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। चूँकि पुत्र प्राप्ति के लिए अकबर जो है कई पीर संतों की मज़ारों के ऊपर माथा टेकने के लिए भी गया, और अंततः शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इन्हें सलीम की उपाधि या फिर जिसका नाम रखा गया है जहांगीर। तो शुरू करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर के बारे में। जहांगीर उर्फ सलीम या सेखू बाबा। जहांगीर के शासनकाल की बात करें साथियों, तो 1605 से लगाकर 1628 ईस्वी, 1605 ईस्वी से लगाकर 1627 ईस्वी लिख सकते हैं। इनके शासन आरूढ़ तक ही हम बात कर लेते हैं। 1605 से 1627 ईस्वी शासनकाल इनका देखने को मिलता है। साथियों, अगर बात करें जहांगीर के जन्म से संबंधित, तो जहांगीर का जो जन्म है साथियों, यह बताया जाता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी। 30 अगस्त 1569 ईस्वी के अंदर जहांगीर का जन्म बताया जाता है। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म बताया जाता है। और जहांगीर का जो जन्म बताया जाता है साथियों, यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, शेख सलीम चिश्ती जो बताए जाते हैं, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत बताए जाते हैं कि कुटिया, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, जो आपके आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी के अंदर लिखा जाता है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, इनका जन्म बताया जाता है। बात करें अगर जहांगीर के पिता की साथियों, तो जहांगीर के पिता का नाम देखने को मिलता है आपके अकबर। चूंकि अकबर की ऐतिहासिक जानकारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बात कर लेते हैं जहांगीर के माता का नाम। तो जहांगीर के माता का नाम देखने को मिलता है हरखूबाई, जिन्हें जोधाबाई की उपाधि प्राप्त थी। उपाधि क्या बताई जाती है इनकी? जोधाबाई बताई जाती है। साथ ही हरखूबाई जो बताई जाती हैं साथियों, इन्हें पुत्र सलीम के द्वारा कौन सा नाम से, किस नाम से पुकारा जाता था? तो सलीम जो बताया जाता, शहजादा सलीम अपनी माँ हरखूबाई को मरियम उज़्मानी कहकर पुकारा करता था। क्या नाम, किस नाम से? मरियम उज़्मानी कहकर अपनी माता का अभिवादन करता था, पुकारा करता था। साथ ही बता देता हूँ, हरखूबाई जो है ये कृष्ण भक्त थी। कभी भी अकबर ने कृष्ण भक्ति के अंदर रोड़ा उत्पन्न नहीं किया था। चूँकि अगर बात की जाए अकबर के जीवन काल की, तो दाई ए मंगा का बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन पर देखने को मिलता है, जिसे पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। समय हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो चूँकि हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं आपके
जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर की ऐतिहासिक जानकारी हमें किस ग्रंथ से पढ़ने को मिलती है? तो ऐतिहासिक जो जानकारी है साथियों, वह ग्रंथ तुजु के जहांगीरी से पढ़ने को मिलती है। तुजु के जहांगीरी, तुजु के जहांगीरी जो ग्रंथ हैं, यह आत्मकथा बताई जाती है जहांगीर की, और जहांगीर के द्वारा ही इसे लिखा गया। किस भाषा के अंदर लिखा गया साथियों? तो भाषा बताई जाती है फारसी भाषा। जब हमने मुगल काल शुरू किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि मुगल काल के अंदर एकमात्र ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ तुजु के बाबरी लिखा गया था, वो तुर्की भाषा के अंदर। बाकी जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं वो फारसी भाषा के अंदर उनकी रचना की जाती है। चूँकि साथियों सलीम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सलीम जो हैं यह अपनी शादियों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। 5 से 6 शादियां इनकी बड़े चर्चा में रही थी। तो शादियां जब इनकी पढ़ते हैं तो इनकी बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्य या फिर ऐतिहासिक जो डिटेल जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। तो बात कर लेते हैं जहांगीर के विवाह के बारे में। तो जहांगीर के विवाह, सर्वप्रथम विवाह कौन सा बताया जाता है? इनके प्रेयसी के रूप में किसे देखा जाता है? प्रेमिका के रूप में। और प्रेमिका के अलावा और कौन कौन सी इनकी पत्नियां हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं जहांगीर के विवाह। जहांगीर के विवाह, जहांगीर के विवाह के बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। तो जहांगीर के विवाह की जब हम डिटेल पढ़ते हैं साथियों, तो सर्वप्रथम डिटेल निकलकर सामने आते हैं जहांगीर की प्रेयसी की, प्रेयसी या फिर प्रेमिका की डिटेल निकलकर सामने आती है। प्रेमिका जो बताई जाती है जहांगीर की, इसे अनारकली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अनारकली के नाम से जाना जाता है। चूंकि जहांगीर जो बताया जाता है ये अकबर का चहेता पुत्र बताया जाता है, लेकिन अकबर के 2 ऑलरेडी पुत्र मारे गए थे शराब के सेवन के कारण। इसलिए कालांतर में ऐसी कोई और घटना ना हो जाए, इसलिए सचेत रूप से अकबर ने अपने पुत्र सलीम को अपने से दूर जो सैन्य शिविर हैं उसमें भेज दिया था। जब सैन्य शिविर से सारी सैन्य गतिविधियां सीखकर जब सलीम वापस आया, तो अपने पुत्र की वापसी के उपलक्ष्य में वह एक भोज के अंदर हिस्सा लेने जाते हैं, पाकिस्तान के मुल्तान के अंदर हिस्सा लेने जाते हैं, जहां पर शहजादे सलीम के द्वारा अनारकली को देखा जाता है। और अनारकली को देखकर वो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, और मोहित होने के बाद ही मन अनारकली से प्रेम करने लगता है। अब अनारकली जो बताई जाती है साथियों, यह प्रसिद्ध नृत्यांगना बताई जाती है। लेकिन शहजादे सलीम के विवाह का जो जबान है अकबर ने ऑलरेडी यह भगवंत दास को दे दिया। भारमल का पुत्र भगवंत दास को अपने पुत्र सलीम का जो निकाह है उसकी पुत्री मानबाई से करने के लिए जबान दे दी। इसके कारण शहजादा जो सलीम है या फिर जहांगीर है, इसकी प्रेमिका अनारकली जो है, इसे जीवित दरबार में चुनवा दिया जाता है अकबर के द्वारा। हालांकि इससे बाद में निकाल भी दिया जाता है। और अनारकली से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि अनारकली जो बताई जाती है प्रेमिका, इसका मकबरा कहाँ पर बताया जाता है? तो मकबरा बताया जाता है लाहौर के अंदर। जब अनारकली मर जाती हैं तो मरने के बाद में जहांगीर जो हैं इसके मृत्यु के पश्चात शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। शराब का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर देता है जहांगीर। इतिहासकार कहते हैं कि वो एक दिन के अंदर एक जगह बैठे बैठे लगभग 20 से 25 प्याले शराब के एक जगह पी जाता था। रात को पीते वक्त अगर शराब बच जाती थी तो सुबह उठते ही जल्दी वो शराब का सेवन कर लेता था। इतना शराब का सेवन, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। किसने? जहांगीर ने। अब शराब का सेवन करना शुरू कर दिया है किसके वियोग से? अनारकली के वियोग से। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जहांगीर का प्रथम विवाह हमें पढ़ने को मिलता है। प्रथम विवाह, जहांगीर का प्रथम विवाह जो किया जाता है यह जयपुर घराना,
जयपुर राजवंश के साथ में इनका विवाह किया जाता है। शासक का नाम देखने को मिलता है भगवंत दास, बारमल का पुत्र भगवंत दास। और इनकी पुत्री जो देखने को मिलती है साथियों, नाम मानबाई बताया जाता है। मानबाई का और ऐतिहासिक जो नाम देखने को मिलता है, इसे मनमावती के नाम से जाना जाता है। अब मनमावती जो है इसका विवाह करवाया गया है जहांगीर के साथ में। अब मनमावती जो है इसके पुत्र की अगर डिटेल आपसे पूछी जाए तो पुत्र का नाम बताया जाता है खुसरो शाह। क्या नाम देखने को मिलता है? खुसरो शाह इसके पुत्र का नाम बताया जाता है। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि जहांगीर के अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण दुखी होकर मानबाई ने सुसाइड कर लिया था। मानबाई ने सुसाइड कर लिया। अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद में खुसरो शाह जो हैं अपनी माँ का हत्यारे के तौर पर देखता है अपने पिता को, और उसके मन में विद्रोह की भावना भड़क जाती है। इसलिए खुसरो शाह जो हैं इसने अपने पिता से क्या कर दिया साथियों? बगावत कर दिया। अब खुसरो शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो खुसरो शाह जब बगावत कर देता है, खुसरो शाह जब अपने पिता से विद्रोह कर देता है तो पिता के द्वारा इसे पकड़ा जाता है। पिता को पकड़ा जाने के बाद में अब सवाल कई सारे निकल कर सामने आते हैं, वो हम बाद में इसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे। खुसरो शाह ने जब विद्रोह किया साथियों तो इसका साथ देने वाले बताए जाते हैं आपके सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन दास जी। अर्जुन दास जी जो गुरु बताए जाते हैं, अर्जुन दास जी के द्वारा खुसरो शाह का हेल्प किया गया था 1605 ईस्वी के अंदर। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का निर्ममता से क्या करवा दिया साथियों? कत्ल करवा दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। पहले विवाह के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा विवाह हमें देखने को मिलता है साथियों जहांगीर के बारे में। वह जो बताया जाता है वह बताया जाता है आपके जोधपुर राजवंश के साथ में। जोधपुर के राजवंश की कन्या के साथ में यह विवाह देखने को मिलता है। अब जोधपुर का जो शासक हमें देखने को मिलता तत्कालीन नाम देखने को मिलता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का शासक बताया जाता है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसकी पुत्री जो बताई जाती हैं, पुत्री का नाम मन्नूबाई भी बताया जाता, ध्यान रहे पुत्री का नाम मन्नूबाई भी बताया जाता है। और इन्हें जोधाबाई के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन स्पेशली इनको जो उपाधि दी जाती है इसे जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है। अब जगत गुसाई ये नाम दिया गया इसके पुत्र के द्वारा। जगत गुसाई जो बताया जाता है तो जोधाबाई जो हैं इनके पुत्र की बात करें साथियों तो पुत्र का नाम बताया जाता है खुर्रम। क्या नाम देखने को मिलता है साथियों? पुत्र का नाम देखने को मिलता है खुर्रम। खुर्रम जो है इन्हें शाहजहां के नाम से जाना जाता है। अब शाहजहां की जो है उपाधि है यह किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। तो दो शादियों के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली है जहांगीर के बारे में। अब दो शादियों की डिटेल हमने पढ़ ली है तो आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के तीसरे विवाह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो विवाह हुआ था वह बताया जाता है शाहे जमान के साथ में तीसरा विवाह देखने को मिलता है साथियों। अब शाहे जमान के साथ में तीसरा विवाह देखने को मिलता है। इनके वंश की डिटेल हमें पढ़ने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर बात करें साथियों इनके पुत्र का नाम तो शाहे जमान जो हैं इसके पुत्र का नाम जो हमें देखने को मिलता है वह बताया जाता है आपके शहरयार शाही जमान के पुत्र का नाम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विवाह देखने को मिलता है साथियों जहांगीर का प्रसिद्ध विवाह, वो जो अपने शादियों के लिए प्रसिद्ध हुआ था वह बताया जाता है वो विवाह बताया जाता है ऊंटा बेगम। अब ऊंटा बेगम के बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी हमें पता नहीं चलती। ऊंटा बेगम जो है इनके पुत्र का जो नाम हमें देखने को मिलता है साथियों, पुत्र का नाम
परवेज बताया जाता है। क्या बताया जाता है? परवेज के नाम से जाना जाता है। तो वो पुत्रों की डिटेल भी यहाँ पर क्लियर हो रही है साथियों। तो खुसरो शाह है, शाहजहां है, शहरयार है, परवेज, यह जहांगीर के क्या बताए जाते हैं? पुत्र बताए जाते हैं। अंतिम जो निकाह देखने को मिलता है जहांगीर के बारे में वह होता है आपके मेहरुनिशा से। किससे? मेहरुनिशा से इनका अंतिम विवाह देखने को मिलता है। अब मेहरुनिशा जो है यह शेर ए अफगान शेर ए अफगान की पत्नी बताई जाती हैं। जब जहांगीर के द्वारा मेहरुनिशा को देखा गया है और देखकर इसकी सुंदरता रूप लावण्य के ऊपर मोहित हो गया और शेर ए अफगान की हत्या करवा के इसकी बेवा को यह दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली लाने के बाद मेहरुनिशा जो है इनको जो उपाधि दी गई है जहांगीर के द्वारा, उपाधि सबसे पहले दी गई है नूर महल पहली उपाधि, और उसके बाद में जो उपाधि दी गई है इसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है। चूंकि मेहरुनिशा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पुत्र का जिक्र हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। पुत्री बताई जाती है जिसका नाम बताया जाता है लाडली बेगम। क्या नाम? लाडली बेगम इनकी पुत्री का नाम हमें देखने को मिलता है। चूंकि मेहरुनिशा के बारे में पढ़ लिया साथियों। देखो जहांगीर जो है ये अपने विवाह के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो प्रथम विवाह भगवंत दास की पुत्री मानबाई से, द्वितीय विवाह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई जिसे जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है, तीसरा विवाह शाहिद जमान से, पुत्र का नाम शहरयार, चौथा विवाह उल्टा बेगम, पुत्र का नाम परवेज, और पांचवा और अंतिम जो निकाह देखने को मिलता है वो मेहरुनिशा को देखने को मिलता है। मेहरुनिशा की उपाधि नूर महल और नूर जहां के नाम से जाना जाता है। नूर का अर्थ होता है खूबसूरती, जहां का मतलब होता है विश्व की खूबसूरती की उपाधि से इसे नवाजा गया है जहांगीर के द्वारा। अब नूरजहां जो यहाँ पर आई है साथियों, इसने जहांगीर के शराबीपन का सहारा लेकर संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का जो शासन है अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश की है। अब मेहरुनिशा जो है साथियों इनके भाई का नाम क्या देखने को मिलता है? तो भाई का नाम देखने को मिलता है आसफ खां भाई का नाम। और बता देता हूं कि जब नूरजहां यहाँ आई है तो अपने पूरे खानदान को लेकर आई। पिता गयास बेग, माता अस्मिता बेगम और भाई का नाम आसफ खां। अब आसफ खां जो बताया जाता है साथियों, इनकी पुत्री जो बताई जाती है, पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम इनकी पुत्री का नाम बताया जाता है, जिनका विवाह किसके साथ में किया जाता है? अंजुमंद बानो बेगम जो है इनकी वेडिंग जो देखने को मिलता, विवाह जो देखने को मिलता है यह शाहजहां के साथ में किया जाता है। अब शाहजहां के साथ में किया जाता है, इसी के कारण शाहजहां के द्वारा अंजुमन बानो बेगम को जो उपाधि दी जाती है इसे मुमताज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मुमताज के नाम से जाना जाता है। मुम यानी मेरा, ताज यानी मुमताज के नाम से जाना जाता है। अब मुमताज के नाम से जो जानी जाती है, इसकी स्मृति के अंदर शाहजहां के द्वारा जो प्रसिद्ध भवन बनाया गया था उसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं इतिहासकार ताजमहल के बारे में कि ताजमहल के बारे में अगर गतिविधियाँ बताया जाए तो शाहजहां के बाद में जितने से शासक बनते हैं वह उनका जो हालत आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा डावाडोल बताई जाती है। क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण किया गया था, तत्कालीन इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ है उसमें 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 20 वर्षों तक इसमें कार्य चलता रहा था, जिसके कारण शाही खजाना खाली हो गया था। तो शाहजहां के बाद में जितने भी शासक हुए हैं वो कंगाली की हालत में अपना शासन संचालित करते रहे। इसके लिए एक कॉमेडी सा तथ्य आपके सामने जरूर रख रहा हूँ, जरूर सुनिएगा कि सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता, सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता कि दादी तू ना होती तो ये खर्चा ना होता। सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता कि दादी तू ना होती तो ये खर्चा ना होता। पागल था दादा जिसने करोड़ों खर्च किए ताज पर,
हजारों बेग में आ जाती करोड़ों के ब्याज पर। यह व्यंग्य आपके सामने रखा मैंने। तो साथियों, हमने जहांगीर के प्रमुख विवाह के बारे में पढ़ लिया। चूंकि जो लाडली बेगम बताई जाती हैं, लाडली बेगम का जो निकाह करवाया गया था वह शहरयार के साथ में करवाया गया। किसके साथ में? अब शहरयार का जो वेडिंग हमें देखने को मिलता है, वेडिंग यानी विवाह जो देखने को मिलता है वो लाडली बेगम के साथ में। सुनिए आप, ये विवाह आपको क्यों मैं बता रहा हूँ तो सुनिए आप कि राजगद्दी को पाने की ये चाह में भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में? शाहजहां के साथ में कराया, ताकि भविष्य में मुगल सिंहासन का जो शासक बने वो शाहजहां बने। इसके कारण अपनी पुत्री का विवाह करवाया गया और पुत्री का विवाह ही मेहरुनिशा के द्वारा लाडली बेगम का विवाह किसके साथ में करवाया गया? शहरयार के साथ में करवाया गया, ताकि भविष्य में मुगल जो साम्राज्य है इसका जो शासक बने वो शहरयार बने। तो इनके प्रमुख रूप से हमने विवाह के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जब जहांगीर ने अत्यधिक शराब का सेवन शुरू किया है साथियों, तो इसका फ़ायदा उठाकर नूरजहां के द्वारा जो शासन संचालित या फिर पूरा पूरा शासन अपने हाथ में लिया है उसके बारे में हम गतिविधि पढ़ लेते हैं। बात कर लेते हैं नूरजहां ने जो शासन हस्तगत किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नूरजहां के परिवार के अंदर किन किन का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। अब नूरजहां ने पूरा का पूरा शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। तो इस दल को क्या कहा जाता है? इस दल के द्वारा शासनकाल कितना लंबा खींचा गया था, कितना शासनकाल जो है अपने हाथों में लिया गया था। तो बात कर लेते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां के बारे में बात कर लेते हैं। नूरजहां एक उपाधि बताई जाती है, वास्तविक इसका जो नाम देखने को मिलता है वह मेरुनिशा के नाम से जाना जाता है। अब मेरुनिशा जो है साथियों, अगर बात करें इनके पिता की, तो पिता जो बताए जाते हैं, पिता को गयास बेग के नाम से जाना जाता है। गयास बेग जो हैं इनको जो उपाधि दी गई है जहांगीर के द्वारा। साथियों, जहांगीर के शासनकाल के अंदर जहांगीर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली देखने को नहीं मिलती है, गौण ही रहती है। फिर भी अगर उपाधि की बात करें तो जहांगीर के द्वारा अपने ससुर को एतमाउदौला की उपाधि से नवाजा गया है। साथियों, अगर बात करें एतमाउदौला के मकबरे की, क्योंकि मकबरा भी इनका इम्पोर्टेंट बनाया जाता है। प्रथम इमारत जो बताई जाती है, जो श्वेत संगमरमर से बनाई गई प्रथम इमारत जो श्वेत संगमरमर से बनाई गई, वो किन का मकबरा बताया जाता है? एतमाउदौला का मकबरा बताया जाता है। यह इसका निर्माण कब किया गया? तो 1626 ईस्वी के अंदर पुत्री नूरजहां के द्वारा अपने पिता का क्या करवाया गया साथियों? मकबरा बनवाया गया था। आप देख सकते हो आप नूरजहां की स्थिति यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रही है। तो पिता के बारे में हमने बात कर ली है। तो बात कर लेते हैं नूरजहां की माता के बारे में। तो नूरजहां की माता जो बताई जाती है, इसे अशमत बेगम के नाम से जाना जाता है। अब अशमत बेगम जो है, इनकी ऐतिहासिक जानकारी क्या है कि सर्वप्रथम गुलाब के फूलों से इत्र, सर्वप्रथम गुलाब के फूलों से इत्र बनाने का जिक्र, सर्वप्रथम गुलाब के फूलों से एक इत्र बनाने का जो जिक्र है वो किसके नाम बताया जाता है? अशमत बेगम के नाम बताया जाता है। साथियों, अगर बात करें बाई का नाम देखने को मिलता है आसफ खां। क्या नाम? आसफ खां के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब आसफ खां हैं, वह भी अपना महत्व रखता था, महत्वाकांक्षी जो मन रखता था मुगल काल को लेकर। अब नूरजहां का जो पूरा का पूरा दल है, नूरजहां का जो दल बताया जाता है जिसके द्वारा दिल्ली की राजगद्दी का शासन संचालित किया गया था, इस दल को और किस नाम से जाना जाता है? तो दल जो कहलाता है इसे जुनता दल के नाम से जाना
जाता है। जुनता दल जो है यह 1611 से लगाकर 1622 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन देखा जाता है। लेकिन नूरजहां के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो इस मुगल दरबार के अंदर नूरजहां का विरोध करने वाले कौन कौन बताए जाते हैं? तो विरोध करने वालों में सर्वप्रथम नाम आता है आपके शाहजहां जिन्हें खुर्रम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इनका जो विरोध करने वाला जो बताया जाता है वह बताया जाता है महावत खां को। किसको? महावत खां, जो जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख सेनानायक के रूप में देखे जाते हैं, प्रमुख रूप से देखे जाता है। इनका महत्व वो ज़्यादा बताया जाता है मुगल काल के अंदर। अब महावत खां का जो मानना था कि महावत खां कहते थे कि मैं केवल और केवल मुगल बादशाह का फरमान ही मानता हूँ। जब नूरजहां इनको आदेश देती थी तो इन्हें बहुत ही अड़कपन महसूस होता था। इसके कारण महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया और शाहजहां के द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया था। अब शाहजहां के द्वारा जो विद्रोह देखने को मिलता है यह 1622 से लगाकर 1625 ईस्वी तक इनका विद्रोह हमें देखने को मिलता है। और महावत का जो विद्रोह है यह 1625 ईस्वी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने नूरजहां के बारे में, नूरजहां के दल के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है। अब नूरजहां का जो दल है साथियों, यह 1622 ईस्वी में इनका प्रभाव जो देखने को मिलता है यह खत्म हो जाता है। और शाहजहां जो है ये अपने शाहजहां जो है इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। शाहजहां के द्वारा इनका प्रभाव खत्म होते ही नूरजहां को वापस इनके वतन भेज दिया जाता है 2 लाख की पेंशन देकर। अब नूरजहां जो है, नूरजहां का अगर मकबरे की बात करें साथियों, तो नूरजहां का मकबरा हमें देखने को मिलता है शाहदरा में। शाहदरा कहाँ पर पड़ता है? लाहौर। शाहदरा लाहौर में नूरजहां का क्या देखने को मिलता है साथियों? मकबरा देखने को मिलता है। अब शाहदरा के अंदर ही जहांगीर का मकबरा भी प्रसिद्ध बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। जहांगीर की उपलब्धियों की बात करें साथियों, तो न्याय के बारे में जहांगीर बहुत ही उत्कृष्ट बादशाह बताया जाता है। अब इसके शासनकाल के अंदर, दरबार के अंदर कोई भी फरियादी है वो न्याय मिले बगैर वापस बेरुख नहीं जाता था। अब न्याय के लिए अपने शासनकाल के अंदर जनता को न्याय मिले, इसके लिए जहांगीर ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करवाई थी। उसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। अब न्याय की जंजीर जो है यह कहाँ पर लगाई गई थी, कितने लंबी थी, कितनी इसमें घंटियां बताई जाती है, किसकी बनी होती थी? तो सुनिए आप, न्याय की जो जंजीर है इसमें 60 घंटियां, कितनी घंटियां? 60 घंटियां व 30 गज लंबी, 30 गज लंबी, 60 घंटियां व 30 गज लंबी सोने की जंजीर। किसकी जंजीर साथियों? सोने की जंजीर। 30 गज लंबी सोने की जंजीर जो है इसे कहां पर लगवाया गया था साथियों? लाल किला। क्या बताया जाता है? लाल किला बताया जाता है आपके आगरा के अंदर। आगरा स्थित लाल किले की एक बुर्ज बताई जाती है। इस बुर्ज का नाम बताया जाता है शाह बुर्ज। बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध बुर्ज है ये शाह बुर्ज। अब बुर्ज क्या होता है साथियों कि अगर महल है तो महल के चारों तरफ मुगल बादशाहों या राजा रजवाड़ों या फिर सामंतीय जमींदारों के द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए जो किल्लेबंदी की जाती थी। किल्लेबंदी का मतलब होता है दीवार, लेकिन मुगल काल के अंदर जो स्पेशली किल्लेबंदी की जाती थी, इस किल्लेबंदी की जो चौड़ाई बताई जाती है, चौड़ाई यह बताई जाती है लगभग 20 हाथ। अर्थात इस दीवार के ऊपर 5 से 7 घोड़े एक साथ कूच कर सकते थे। इतनी लंबी चौड़ाई वाली दीवार बताई जाती, बहुत ऊंची दीवार बनाई जाती थी। और दीवार जहां से टर्न करती है, घुमावदार मोड़ जहां पर आता है, वहां पर बनाए जाती थी बुर्ज। और बुर्ज को जो होता है यह गोलाकार कक्ष होता था, जिसके अंदर पहरादार है या सुरक्षा कर्मी है, इनके रहने के लिए यह एक कक्ष, गोलाकार कक्ष होता था। और इसी गोलाकार कक्ष वाली शाह बुर्ज जो है बहुत प्रसिद्ध बताई जाती है। इसी शाह बुर्ज के अंदर
60 घंटियों से सुसज्जित 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। अब जो सोने की जंजीर जो है, कोई भी फरियादी आकर अगर इस सोने की जंजीर को हिलाने से संकेत मिल जाता था, किले के अंदर स्थित जितने भी न्याय विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको संकेत मिल जाता था। अब फरियादी का जो मामला है, यह जो मामला है यह शुक्रवार के दिन, किसके दिन साथियों? शुक्रवार के दिन स्वयं जहांगीर के द्वारा उस फरियादी को न्याय दिया जाता था। तो एक जंजीर कहाँ लगवाई थी? शाहबुर्ज के अंदर, और दूसरी जो जंजीर लगवाई गई थी यह एक स्तंभ के ऊपर लगवाई गई थी। यह जो स्तंभ है, यह स्तंभ बताया जाता है आपके यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर यह स्तंभ बताया जाता है। और इस स्तंभ के अंदर, स्तंभ से जुड़ी हुई भी एक दीवार बताई जाती है, सॉरी एक जंजीर बताई जाती है, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। अर्थात यमुना नदी के किनारे भी एक स्तंभ, ये न्याय की जंजीर लगाई गई थी, जहां पर कोई भी फरियादी आकर अपनी प्रॉब्लम बता सकता था। साथ ही यह जो स्तंभ हमें देखने को मिल रहा है साथियों, इसी स्तंभ के ऊपर 12 घोषणाओं को उत्कीर्ण करवाया गया था। कितनी घोषणाओं को? 12 घोषणाओं को उत्कीर्ण, 12 घोषणाओं को उत्कीर्ण करवाया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और इन्हीं 12 घोषणाओं के अंदर अपने शासन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, प्रमुख रूप से जो नियम रेगुलेशन जो बताए गए हैं, साथ ही तंबाकू के ऊपर पाबंदी या फिर अन्य जो रूल्स बताए गए, इनको इन घोषणाओं के अंदर रखा गया था। लेकिन इन घोषणाओं से संबंधित अगर सवाल पूछ लिया जाए तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी, इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। साथियों और एक ऐतिहासिक जानकारी बताता हूं कि हमने शाहबुर्ज के बारे में पढ़ा था, जहांगीर हम पढ़ रहे हैं। जहांगीर के एक पुत्र का नाम देखने को मिलता है खुर्रम जो है, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाह अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज़ बेगम के साथ में होता है। और मुमताज़ बेगम के स्मृति के अंदर शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया जाता है, ताजमहल जो बनवाया जाता है, इस ताजमहल में लगभग उस समय 9 करोड़ रुपए खर्च बताया जाता है, जिसके कारण इनके बाद, शाहजहां के बाद में जितने भी शासक बनते हैं वो कंगाली की हालत में, अर्थात आर्थिक स्थिति जो है इनकी डावाडोल बताई जाती हैं। और यह वही शाहबुर्ज बताई जाती है जिसमें शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जो है अपने पिता को क्या कर देता है? कैद कर देता है, जहां पर गोहन आरा के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। और यहीं पर रहते हुए, शाहबुर्ज में ही रहते हुए शाहजहां यमुना नदी के उस पार ताजमहल को एक नज़र से निहारा करता था। तो शाहबुर्ज की ऐतिहासिक जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। साथियों आगे बढ़ते हैं, हम जहांगीर की उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर की उपलब्धियां जब हम पढ़ रहे हैं तो जहांगीर के उपलब्धियों के अंदर चित्रकला का भी बड़ा महत्व बताया जाता है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला की दृष्टि से क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। अब एक बार सवाल पूछा गया था कि मुगल काल का वह कौन सा बादशाह बताया जाता है जिनके शासनकाल के अंदर चित्रकला के अंदर सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने और चांदी को पिघलाकर इन धातुओं के कलरों का यूज किया गया था चित्रकारी के अंदर। तो उनका नाम बताया जाता है शाहजहां। लेकिन चित्रकला की दृष्टि से जो स्वर्णिम काल बताया जाता है वह बताया जाता है आपके जहांगीर के काल को। चित्रकला की दृष्टि, चित्रकला की दृष्टि जो बताई जाती है दृष्टि से स्वर्णिम काल क्या कहलाता है साथियों? स्वर्णिम काल के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर बात करें उपलब्धियों की, हम उपलब्धियां पढ़ रहे हैं जहांगीर की, और जहांगीर के दरबारी चित्रकारों का जिक्र पूछा जाए आपसे, अगर दरबारी चित्रकार, तो दरबारी चित्रकार कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं जहांगीर के दरबार की शोभा के रूप में देखे जाते हैं? तो इन चित्रकारों के अंदर सर्वप्रथम नाम आता है आगारजा।
पहला नाम आता है आगारजा, जो प्रमुख रूप से चित्रकार के तौर पर अपने दरबार के अंदर रखता था जहांगीर। दूसरा नाम आता है अबुल हसन, अबुल हसन, दूसरा चित्रकार अबुल हसन बताया जाता है। तीसरा चित्रकार मोहम्मद निसार बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मोहम्मद निसार जो है ये तीसरा चित्रकार बताया जाता है। चौथा प्रमुख रूप से जो चित्रकार बताया जाता है उसे उस्ताद मंसूर कहा जाता है। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो चित्रकार हमें देखने को मिलता है उसे विशनदास, विशनदास गोवर्धन, गोवर्धन के साथ में मनोहर, मनोहर के साथ में और एक चित्रकार का नाम देखने को मिलता है उसे फारूक बेग, फारूक बेग, बेग व दौलत, दौलत नाम करके प्रमुख जो चित्रकार हैं वह उसके दरबार की प्रमुख शोभा बढ़ाया करता था। अगर बात करें दरबारी चित्रकारों की चित्रशाला से संबंधित के जहांगीर के द्वारा चित्रशाला कहाँ पर स्थापित करवाई गई थी, तो जहांगीर के द्वारा चित्रशाला जो स्थापित करवाई गई थी वो आगरा के अंदर स्थापित करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जहांगीर के सैन्य अभियान की, कि जहांगीर के सैन्य अभियान की बात करें तो दक्षिण भारत का सैन्य अभियान किया था जहांगीर की सेना ने, और नेतृत्व कर रहा था खुर्रम। कौन कर रहा था? खुर्रम के नेतृत्व में यह अभियान छेड़ा गया था, और स्पेशली किसे जीतने के लिए? अहमदनगर को, अहमदनगर को जीतने के लिए यह अभियान किया गया था। और इस अहमदनगर के अभियान के अंदर किस व्यक्ति को हराया गया था? तो वजीर मलिक अंबर का दमन किया गया था। वजीर मलिक अंबर, अंबर का दमन, वजीर मलिक अंबर का दमन किया गया था। किसके द्वारा? खुर्रम के द्वारा। और इस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा खुर्रम को जो उपाधि दी गई है वह उपाधि बताई जाती है शाहजहां। क्या बताई जाती हैं? शाहजहां के नाम से यह उपाधि बताई जाती है। तो साथियों, हमने सैन्य अभियान के बारे में पढ़ लिया, उपलब्धियों के तौर पर चित्रकला के बारे में भी जहांगीर के प्रमुख डिटेल पढ़ ली। साथ में और एक डिटेल पढ़ने को मिलती है इनकी उपलब्धियों के अंदर, स्थापत्य, स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला के अंदर इनके शासनकाल के अंदर एतमाउद्दौला का मकबरा, किसका मकबरा साथियों? एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का जो मकबरा बताया जाता है यह किससे निर्मित था? श्वेत संगमरमर की पहली इमारत, श्वेत संगमरमर की पहली इमारत जहांगीर के शासनकाल के अंदर 1626 ईस्वी में नूरजहां के द्वारा इसे इम्तियाज करवाया गया था। नूरजहां के द्वारा निर्माण, नूरजहां के द्वारा इस बिल्डिंग का क्या करवाया गया साथियों? निर्माण करवाया गया, जो मुगल काल की पहली श्वेत संगमरमर की पहली इमारत हमें देखने को मिलती है। इनके सैन्य अभियान के बारे में हमने पढ़ लिया। साथियों, अगर हम बात करें जहांगीर के शासनकाल की, तो जहांगीर के शासनकाल के अंदर हॉकिंस और थॉमस मूर जो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के तौर पर इनके दरबार में पहुंचे थे, उनसे संबंधित भी गतिविधियों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए आप, उपलब्धियों के अंदर के शासनकाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जो अधिकारी शासनकाल के अंदर भारत आए थे, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर का जो दरबार देखने को मिलता है, इस दरबार के अंदर प्रथम ब्रिटिश अधिकारी जो देखने को मिलता है साथियों, उसका नाम बताया जाता है हॉकिंस। क्या नाम? हॉकिंस। कब आया? 1608 से लगाकर 9 ईस्वी में। तो पहला कौन आया? हॉकिंस आया। अब हॉकिंस जो दरबार के अंदर आया था, और ये किसके लिए आया था? व्यापार के लिए।
अब व्यापार के लिए एप्लीकेशन लगवाने आया था ये दरबार के अंदर, मुगल दरबार के अंदर हॉकिंस। अब हॉकिंस जब दरबार के अंदर आया है तो हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा 400 मनसब दिया गया। कितना मनसब दिया गया? 400 मनसबदार इन्हें दिया गया। और जहांगीर के द्वारा हॉकिंस जो हैं इन्हें नाम जो दिया गया, ये कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। तो जहांगीर के द्वारा हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से इन्हें बुलाया गया था। किसके नाम से? इंग्लिश खान के नाम से बुलाया गया। तो पहला हो गया हॉकिंस, और दूसरा जो बताया जाता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के शासन काल में कब भारत आया था? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो 1615 से 1616 ईस्वी, 1615 से 1616 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो आए थे। और व्यापार के लिए इन्होंने दरबार के अंदर आकर एप्लीकेशन लगाई व्यापार करने के लिए। और इन्हीं मुगल शासकों में फर्रुखशियर जो होता है, फर्रुखशियर के द्वारा इन व्यापारिक कंपनियों के शासकों को, अधिकारियों को दस्तक प्रथा दे दी जाती है, जिसे फ्री पास कहा जाता है। और दस्तक प्रथा जब हाथ लग जाती हैं तो इन ब्रिटिश अधिकारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब दरबार इनके शासन काल के अंदर ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह कहाँ पर आई हैं? भारत के अंदर आई थी। इनके शासन काल के अंदर ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। और भारत आते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई हैं तो किस जहाज से आई हैं? तो जहाज का नाम बताया जाता है हेक्टर। मर्चेंट इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी करके इसका नाम बताया जाता है। तो यह उपलब्धि भी हमने बात कर ली साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर के शासन काल के अंदर तख्ते ताउस का जो निर्माण करवाया गया था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, तख्ते ताउस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर के पुत्र खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। खुर्रम का विद्रोह, अपने पिता खुर्रम से विद्रोह किया था, अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था खुर्रम यानी शाहजहां के द्वारा। लेकिन पहला जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह जो बताया जाता है साथियों वो खुसरो शाह ने किया था। चूंकि खुसरो शाह जो बताया जाता है इसे जहांगीर के द्वारा 1605 ईस्वी के अंदर इसे पकड़कर अंधा करवा दिया गया जिसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। लेकिन बाद में दूसरे पुत्र का विद्रोह होता है, उसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है। अब खुर्रम जो है यह अपने पिता से विद्रोह करता है और विद्रोह करके यह चला जाता है मेवाड़। कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। चूंकि मेवाड़ में यह उदयपुर पहुंच जाता है और उदयपुर का जो तत्कालीन शासक बताया जाता है उसका नाम बताया जाता है कर्ण सिंह। क्या नाम? कर्ण सिंह जो है, कर्ण सिंह के द्वारा खुर्रम जो है इसे शरण दी गई। अब शरण जो दी गई है, शरण के तहत उदयपुर स्थित, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप। उदयपुर स्थित पिछोला झील, कौन सी झील? पिछोला झील। उदयपुर स्थित पिछोला झील के अंदर एक जल महल बनवाया गया है। पिछोला झील में जग मंदिर में ठहराया गया। जग मंदिर के अंदर इसे ठहराया गया। हालांकि जो ये विद्रोह हैं, विद्रोह का दमन जो साथियों हैं यह महावत खां, किसके द्वारा? महावत खां के द्वारा खुर्रम को समझाकर वापस दरबार में लाया गया है, मुगल दरबार के अंदर। और दरबार में आते ही खुर्रम ने अपने पिता से माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद में पिता और पुत्र के जो संबंध हैं ये हमेशा के लिए क्या हो गए हैं? सुलभ हो गए, सही हो गए हैं। यह खुर्रम का विद्रोह बताया जाता है। खुर्रम को शरण किसने दी थी? इसे कहाँ ठहराया गया था? ये सवाल कई बार पूछा गया है। अब हम बात कर लेते
लेते हैं साथियों जहांगीर के अंतिम काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहांगीर अगर बात करें साथियों कि खुर्रम का जो विद्रोह हमें देखने को मिलता है ये 1622 से 1625 ईस्वी के दरमियान, 1625 ईस्वी के दरमियान ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं खुर्रम के विद्रोह के बाद में, चूंकि जहांगीर के बारे में बात कर रहे हैं तो जहांगीर का जो शराब के प्रति जो मोह देखने को मिलता है यह इसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो गया था और घातक होने के साथ ही एक दिन जहांगीर की जान ले ली है शराब ने। इतिहासकार बताते हैं कि एक जगह बैठे बैठे जहांगीर 20 से अधिक प्याले शराब के पी जाता था और शराब पीने के कारण इनका जो सर्कुलेशन है, शारीरिक जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण राजौरी के निकट जहांगीर की क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु से संबंधित जिक्र हम पढ़ लेते हैं कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। तो जहांगीर की मृत्यु जो से साथियों हमें देखने को मिलती है 28 अक्टूबर 1527 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1527 ईस्वी राजौरी के निकट, राजौरी के निकट, राजौरी के निकट, राजौरी पड़ता है आपके कश्मीर में, राजौरी के निकट मृत्यु। अब मृत्यु कारण क्या देखने को मिलता है, अत्यधिक शराब सेवन के कारण, अत्यधिक शराब सेवन, अत्यधिक शराब सेवन के कारण जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अब जहांगीर की मृत्यु हो गई है तो जहांगीर का मकबरा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है साथियों, तो जहांगीर का मकबरा देखने को मिलता है शाहदरा, शाहदरा पड़ता है साथियों लाहौर के अंदर, लाहौर में इनका मकबरा देखने को मिलता है। अब मकबरा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इस इमारत का निर्माण करवाने वाली थी नूरजहां, क्या नाम, नूरजहां के द्वारा, नूरजहां के द्वारा अपने पति जहांगीर के मकबरे का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। और अगर पूछ ले कि नूरजहां का मकबरा कहाँ स्थित है तो शाहदरा स्थित लाहौर में ही नूरजहां का मकबरा हमें देखने को मिलता है। साथियों जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मृत्यु के बाद में मुगल दरबार जो है ये षड्यंत्रों का केंद्र बन के रह जाता है। कौन कौन अपने पक्ष से उत्तराधिकारी आगे रखता है जहांगीर की मृत्यु के बाद में, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी जो संघर्ष निकलकर सामने आता है, उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष, जहांगीर के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष जो देखने को मिलता है अपने अपने उत्तराधिकारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तराधिकारियों के इस खेल के अंदर सर्वप्रथम जो अपना मोहरा पेश करता है उसका नाम बताया जाता है महावत खां। क्या नाम, महावत खां। महावत खां यह जहांगीर का विश्वास पात्र बताया जाता है, लेकिन इसके अनुसार महावत खां के अनुसार महावत खां कहता है कि मैं मुग़ल बादशाह का ही फरमान मानने वाला हूं और किसी का नहीं मानने वाला। इस कंडीशन के अंदर महावत खां के द्वारा खुर्रम जो हैं इसे भी नूरजहां के पास में ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता, नूरजहां से खुर्रम को दूर रखा जाता है। महावत खां के द्वारा जो मुगलिया सल्तनत का जो अगला उत्तराधिकारी पेश किया जाता है, कुछ समय पश्चात महावत खां से खुर्रम के जो संबंध बताए जाते हैं वो अलगाव की स्थिति वाले बता दिए जाते हैं। इसके कारण महावत खां के द्वारा जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे परवेज के नाम से जाना जाता है। पुत्र बताया जाता है जहांगीर का परवेज। अब परवेज जो है ये किसका पुत्र बताया जाता है, तो परवेज यह ऊंटा बेबी से उत्पन्न पुत्र बताया जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करता है महावत खां। किसके लिए, उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी के लिए परवेज़ को रिप्रेजेंट करता है महावत खां। और एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि नूरजहां का भाई अब किसे उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा, तो आसफ खां जो बताया जाता है नूरजहां का भाई, नूरजहां का जो भाई बताया जाता है आसफ खां, वह आगरा के किलेदार, आगरा का जो किलादार बताया जाता है इसे आलम खां बताया जाता है। क्या खां बताया जाता है? आलम। आगरा का जो किलेदार हैं आलम व आसफ खां के द्वारा जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है इसे द्वार बख्श के नाम से जाना जाता है। द्वार बख्श जो है यह मुगलिया सल्तनत में 4 माह तक, कितने माह तक? 4 माह तक सिंहासन आरूढ़ रहा था। क्या रहा था? सिंहासन आरूढ़ रहा, सिंहासन पर बैठा रहा। और द्वार बख्श जो हैं इसे भारतीय इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? भारतीय इतिहासकारों के अनुसार, भारतीय इतिहासकारों के अनुसार द्वार बख्श जो हैं इसे भारतीय इतिहासकारों के अनुसार बलि का बकरा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? बलि का बकरा। द्वार बख्श जो है इसे बलि का बकरा बताया जाता है। आसफ खां और आगरा के किलादार आलम खां अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसे बादशाह बनाया जाता है जो 4 माह तक रहता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह जो बलि का बकरा कहलाता है उसे द्वार बख्श के नाम से जाना जाता है। और एक पक्ष और हमें देखने को मिलता है, वह मिलता है नूरजहां का। अब नूरजहां जो हैं यह किसे उत्तराधिकारी नियुक्त करवाना चाहती हैं, तो नूरजहां के द्वारा उत्तराधिकारी शहरयार, क्या नाम बताया जाता है? शहरयार, जो पति बताया जाता है आपके लाडली बेगम का। किसका? लाडली बेगम का पति बताया जाता है। अब शहरयार जो हैं इसे क्या बनाने के लिए अपनी मेहनत करती है नूरजहां, बादशाह बनाने के लिए, जो अपना दामाद बताया जाता है। और इसे आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराधिकारी जो संघर्ष देखने को मिलता है इसमें अंततः जिसे मतलब राजगद्दी मिलती है वह बताया जाता है खुर्रम। खुर्रम जो है ये अंततः दिल्ली की राजगद्दी, मुगल बादशाहों की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनकर सामने आता है। और समय बताया जाता है आपके 24 फरवरी 1628 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां क्या बनता है? बादशाह बन जाता है। और इसके तहत ही बादशाह पद के लिए ये जो आपाधापी ये हमेशा के लिए क्या हो जाती है साथियों? ख़त्म हो जाती है। तो साथियों आज हमने मुग़ल साम्राज्य के तहत जहांगीर की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी, इसकी आत्मकथा के बारे में पढ़ा, इनकी प्रमुख जो विवाह हुए थे इनके बारे में पढ़ा, और इनके साथ ही इनकी प्रमुख जो बीवियाँ हैं, बीवियों से पुत्र और पुत्रियों के बारे में भी हमने जिक्र पढ़ा। साथ ही सैन्य अभियान के अलावा जहांगीर के शासनकाल की चित्रकला और अंत में इनकी मृत्यु का भी जिक्र हमने पढ़ा। साथियों अग्रिम जो वीडियो आने वाला है इसके अंदर हम भारतीय इतिहास के मुगल काल या मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक शाहजहां के बारे में बहुत ही उत्कृष्ट चैप्टर लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।